वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 161 है। जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी की सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं उसमें अगला अध्याय है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। इसमें जो टॉपिक हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का लगातार जो गर्म होना उस पर प्रश्न होंगे। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इसके अतिरिक्त जो और हैं ओजोन है, जलवाष्प है, उन पर प्रश्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न में हम इस अध्याय को कवर कर देंगे। प्रश्न जो होंगे मॉडरेट टू टफ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो इसका भाग मैंने कुछ डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। पहला जो भाग है वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों पर प्रश्न होंगे। एक और चीज़, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है। पेड टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है यहाँ पर रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। देखिए, सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग पृथ्वी का तापमान, सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है जबकि नकारात्मक से यह ठंडा होता है। और दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की तुलना में जो मीथेन का प्रति अणु रेडिएटिव फोर्सिंग प्रभाव है वो कम होता है। पहला वाला तो यहाँ पर सही है, दूसरा वाला जो है गलत है, क्योंकि मीथेन का अधिक होता है रेडिएटिव प्रभाव CO2 की तुलना में। देखिए, सकारात्मक रेडिएटिव फोर्सिंग का अर्थ है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा बाहर जाने वाली ऊर्जा से अधिक है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, हालांकि मीथेन का जो प्रति अणु रेडिएटिव फोर्सिंग प्रभाव है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक है। कितना? 25 से 28 गुना अधिक होता है। तो दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है ब्लैक कार्बन के ऊपर। ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है जो वातावरण में केवल कुछ दिनों तक रहता है। ब्लैक कार्बन। दूसरा कथन है यह सौर विकिरण को अवशोषित करके सीधे वायुमंडल को गर्म करता है और एल्बिडो को कम करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। ठीक है, सी है इसका आंसर। देखिए, ब्लैक कार्बन सूर्य के प्रभाव को सोखता है, सूर्य के प्रकाश को सोखता है ब्लैक कार्बन। जब यह बर्फ पर जमा होता है तो उसकी जो परावर्तकता है यानी रिफ्लेक्शन कैपेसिटी जो है, जिसको एल्बिडो बोलते हैं, वो कम हो जाती है, जिससे बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो सड़क है, एक नेशनल हाईवे है, रोड का डांबर, इसका एल्बिडो, और एक जो ग्लेशियर है सफ़ेद चमचमाता हुआ, उसका ग्लेशियर, सफ़ेद छाते, एक है काला छाता धूप में, तो बताओ सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है इसमें? देखिए, इसमें सर्फ सफ़ेद बर्फ़ की जो चादर है ग्लेशियर, उसका एल्बिडो, सफ़ेद जो छाता है उसका एल्बिडो। ठीक है, इनका एक ही जैसा एल्बिडो होगा। जितनी काला होता जाएगा ब्लैक डांबर का कम होगा। ठीक है, तो जो वाइट सरफेस होती है वो उतना ही तेज़ परावर्तित भी करती है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, और उसके ऊपर जब कार्बन चढ़ जाएगा, काला काला हो जाएगा, तो उसको एल्बिडो कम हो जाएगा, यानी प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता है एल्बिडो। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में गलत है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में गलत है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यह मापता है कि 1 टन गैस की तुलना में 1 टन CO2 कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 वर्षों की अवधि में लगभग 28 से 36 है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे कम है। जलवाष्प यानी वाटर वेपर को अक्सर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गणनाओं में शामिल नहीं किया जाता। देखिए, सबसे ज़्यादा होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है इसका, इसलिए गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट, और वही आंसर है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सबसे अधिक है, लगभग 23,500 गुना अधिक है, ना कि सबसे कम। ठीक है, अगर CO2 का पूछ ले तो एक है CO2 का। चौथा प्रश्न है महासागरीय तापीय विस्तार यानी ओशियन थर्मल एक्सपेंशन के संदर्भ में असत्य कथन है।
यह वर्तमान समुद्री जल स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है उसकी घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे आयतन बढ़ता है। गहरे महासागर की तुलना में ऊपरी महासागर अधिक तेजी से फैल रहा है। गहरे महासागर की तुलना में ऊपरी महासागर अधिक तेजी से फैल रहा है और यह प्रक्रिया ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। महासागर तापीय विस्तार, ए सही है, सी सही है, डी सही है, ये बी वाला गलत है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो घनत्व में वृद्धि होगी तो आयतन घटेगा। देखिए, जैसे जैसे पानी गर्म होने पर उसका घनत्व जो है वो कम होता है। सॉरी, जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो घनत्व जो है कम होगा। ठीक है, घनत्व कम होगा, आयतन बढ़ेगा। तो गलती कहाँ पर है? ये सही है, ये सही है, ये गलत है। देखिए, पानी गर्म होने पर उसका घनत्व जो है वो कम होता है, एक्सपेंड होता है, ना कि बढ़ता है। घनत्व कम होने के कारण ही आयतन बढ़ता है और जल स्तर जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, जो फ्लड का कारण बनता है। 5वां प्रश्न है जलवायु फीडबैक लूप, क्लाइमेट फीडबैक लूप्स के बारे में दो कथन है यहाँ पर। पहला है क्लाथरेट गन परिकल्पना मीथेन हाइड्रेट्स के अचानक निकलने से संबंधित है। बादलों का बनना हमेशा नकारात्मक फीडबैक देता है जो पृथ्वी को ठंडा करता है। क्लाथरेट गन परिकल्पना मीथेन हाइड्रेट्स के अचानक निकलने से संबंधित है, करेक्ट है। देखिए, बादलों का बनना हमेशा नकारात्मक फीडबैक तो नहीं देता है, गलत है दूसरा वाला कथन यहाँ पर। तो केवल पहला वाला ही सही है, जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए। बादलों का प्रभाव मिश्रित होता है। निचले बादल जिनको कुमुलस बोलते हैं वो ठंडा करते हैं वातावरण को, लेकिन ऊंचे बादल जो सिरस होते हैं वो ऊष्मा को रोककर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकते हैं, यानी सकारात्मक फीडबैक देंगे। तो हमेशा बादल नकारात्मक फीडबैक नहीं देंगे, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यह क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे प्रतिबद्धता काल के तहत शामिल की गई है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में किया जाता है। वातावरण में इसका जीवन काल 10 वर्ष से भी कम है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से हज़ारों गुना अधिक है। बिल्कुल हो सकता है हज़ारों गुना अधिक, क्योंकि CO2 का तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल केवल एक ही होता है। डी सही है, ए सही है, बी सही है, ये सी वाला गलत है। 500-700 साल तक होता है इसका जीवन काल नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का, NF3 का। देखिए, NF3 का जो वायुमंडलीय जीवन काल है लगभग 500 से 740 वर्ष है, जो कि बहुत लंबा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह भारी मात्रा में दबी हुई मीथेन और CO2 को मुक्त करता है। यह मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ाएगा। अगर मीथेन और CO2 को मुक्त कर रहा है वातावरण में, तो मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता को कम करेगा ना, बढ़ाएगा कैसे? कार्बन को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, उससे क्या होगा? जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कम होगा। दूसरा गलत है। देखिए, परमाफ्रॉस्ट पिघलने से जैविक पदार्थ का अपघटन शुरू हो जाता है, जिससे मीथेन और CO2 निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करती है और कार्बन सिंक को कम करेगी। 8वां प्रश्न है ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल की जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और क्षोभ मंडल की जो ओजोन है वो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, ओजोन चाहे समताप मंडल में हो या फिर क्षोभ मंडल में हो, है तो वह ग्रीन हाउस गैस ही। लेकिन जो क्षोभ मंडल की ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस के साथ साथ एक प्रदूषक भी होती है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि स्ट्रेटोस्फियर की जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो गलत है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही है। देखिए, ओजोन यानी O3 दोनों स्तर पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, लेकिन जो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है वो एक प्रदूषक और शक्तिशाली वार्मिंग एजेंट के रूप में भी काम करती है। निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडलीय सांद्रता औद्योगिक क्रांति के बाद से सबसे अधिक प्रतिशत में बढ़ी है?
किसकी बढ़ी है? ओजोन की, मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रस ऑक्साइड की? बताओ। मीथेन की बढ़ी है, CH4 की। धान के खेतों से भी निकलती है ये, ठीक है, मीथेन। और जो जो जानवर होते हैं ना, जो अपना भोजन चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, तो उससे भी मीथेन रिलीज होती है। वो प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मीथेन यानी CH4 की सांद्रता में लगभग 150% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि CO2 में लगभग 45 से 50% की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि अगर इसमें हो जाती तो पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाता। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। कार्बन सिंक के रूप में महासागरों की भूमिका के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। महासागर मानव जनित CO2 का लगभग 25 से 30% अवशोषित करते हैं। CO2 के अवशोषण से समुद्री जल का pH मान बढ़ जाता है। ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में अधिक CO2 घोल सकता है और फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन को स्थिर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। A करेक्ट है, C करेक्ट है, D करेक्ट है, लेकिन जो B है ये गलत है। CO2 के अवशोषण से समुद्र का pH मान बढ़ेगा थोड़े ही, घटेगा। ठीक है। CO2 अवशोषण से कार्बोनिक एसिड बनता है, जिससे समुद्र का pH मान घटता है, यानी अम्लीकरण। अच्छा, भाग 2 में क्या है? अब जो सवाल आएंगे वो होंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल के कॉमनवेल्थ डिफरेंशिएटिव, क्या है ये? कॉमनवेल्थ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी CBDR सिद्धांत का अर्थ है सभी देशों की पर्यावरण की रक्षा की समान जिम्मेदारी है। सभी देशों की पर्यावरण की रक्षा की समान जिम्मेदारी है। और दूसरा है विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण अधिक बोझ उठाना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के कॉमनवेल्थ डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिद्धांत के अनुसार सभी देशों की पर्यावरण की रक्षा की समान जिम्मेदारी, ये गलत है, दूसरा वाला सही है। विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण अधिक बोझ उठाना चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा इसका आंसर, केवल 2, पहला वाला नहीं होगा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के कॉमनवेल्थ डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CBDR यानी सामान्य किंतु विभेदित जिम्मेदारियां सिद्धांत का सरल अर्थ है क्या? पर्यावरण की रक्षा करना सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदूषण फैलाने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और आर्थिक क्षमता के आधार पर हर देश की जिम्मेदारी का जो स्तर है वो अलग अलग होगा। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। 12वां प्रश्न है, पेरिस समझौते के तहत इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी INDC का उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते के तहत इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशों पर थोपे गए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य। ठीक है। वनों की कटाई रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कर ये नहीं है। केवल विकसित देशों के लिए वित्तीय सहायता की योजना ये भी नहीं है। उत्सर्जन कम करने के लिए देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्धारित लक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशों पर थोपे गए कानूनी बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य। कुछ द्वंद्व है क्या इसमें? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देशों पर थोपे गए कानूनी बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य या उत्सर्जन कम करने के लिए देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्धारित लक्ष्य। पेरिस समझौते के तहत इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मुख्य उद्देश्य, देखिए ए है इसका आंसर। ठीक है, हल्का द्वंद्व हो रहा था, बी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड है थोपे गए कानूनी बाध्यकारी, तो इस तरह के स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं। तो उत्सर्जन कम करने के लिए देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्धारित लक्ष्य, ए है इसका आंसर। INDC अब है NDCS। पेरिस समझौते की बॉटम अप पद्धति का हिस्सा है, जहां प्रत्येक देश अपने स्वयं जलवायु लक्ष्यों को परिभाषित करता है, तो ए है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? देखिए, यह एनेक्स 1 देशों को गैर एनेक्स 1 देशों में परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य विकसित देशों को उनके उत्सर्जन लक्ष्य सस्ते में प्राप्त करने में मदद करता है। यह विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देता है और इसके तहत जो अर्जित क्रेडिट है उसको RAU कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये चौथा वाला गलत है, क्योंकि इसके तहत अर्जित क्रेडिट को RAU नहीं कहा जाता है, CDM कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है CER कहा जाता है। जो डी में था ना RAU कहा जाता है, RAU नहीं कहा जाता, CER कहा जाता है। CER का मतलब है प्रमाणित उत्सर्जन कटौती। चलिए देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है एक बाजार आधारित तंत्र है। इसके तहत विकसित देश विकासशील देशों जैसे कि भारत हो गया, इनमें उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं में निवेश करते हैं। इससे अर्जित जो कार्बन क्रेडिट है या इससे अर्जित जो क्रेडिट है वो कार्बन क्रेडिट या प्रमाणित उत्सर्जन कटौती यानी CER कहलाता है। ठीक है, इसको विकसित देश अपने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में उपयोग कर सकते हैं। तो डी वाला जो है वो गलत है। अच्छा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM की मुख्य बातें क्या हैं? इसमें है अनुच्छेद 12। CDM को क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेड 12 के तहत परिभाषित किया गया है। और जो CER है यानी कार्बन क्रेडिट, इस तंत्र के माध्यम से अर्जित प्रत्येक क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के बराबर होता है। और अगला है सतत विकास और तकनीक हस्तांतरण, यानी यह तंत्र विकासशील देशों को आधुनिक साफ तकनीक प्राप्त करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। एक और है इसमें CDM कार्यकारी बोर्ड। इन परियोजनाओं और प्राप्त क्रेडिट का सत्यापन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अंतर्गत एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो इतनी चीज़ें जुड़ी हैं इससे। अब 14 नंबर का प्रश्न है, पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना है और इसमें प्रत्येक 5 वर्ष में देशों के योगदान की समीक्षा का प्रावधान है। बिल्कुल ये करेक्ट है। पेरिस समझौते के तहत दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, पेरिस समझौता जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखता है। इसमें ग्लोबल स्टॉक टैक की व्यवस्था है ताकि प्रगति की निगरानी की जा सके। 50 प्रश्न है, स्टेटमेंट भी बड़े हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलता हूँ। 15 प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स बी देशों में कौन शामिल हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स बी देशों में कौन शामिल हो सकता है? इसमें जो देश प्रोटोकॉल से बाहर निकाले गए हैं गलत। केवल वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं। केवल सबसे कम विकसित देश ये भी नहीं है। केवल वे देश जिन्होंने उत्सर्जन कटौती की कानूनी प्रतिबद्धता ली है, बी है इसका आंसर। देखिए, एनेक्स बी उन देशों की सूची है जिनके पास क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य थे। नेक्स्ट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में कानकून सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ग्रीन क्लाइमेट फंड को औपचारिक रूप से 2010 के कानकून सम्मेलन में स्थापित किया गया था। हालांकि जो इसका विचार है वो कोपनहेगन में आया था। तो यहाँ स्थापना पूछ रहा है, विचार नहीं पूछ रहा है। विचार पूछता तो बी आंसर हो सकता था। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते की कानूनी प्रकृति के बारे में विचार करेंगे। पूरा पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा घोषित उत्सर्जन लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। पूरा पेरिस समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पहला स्टेटमेंट यह है। और पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा घोषित उत्सर्जन लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला तो इसमें सही है, पहला वाला गलत है, तो बी है इसका आंसर।
देखिए, समझौता जो है स्वयं एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन देशों के विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्य बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी हिस्सा केवल रिपोर्टिंग और पारदर्शिता है। तो पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। रेड प्लस तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? 4 में से केवल एक ही सही है। यह केवल वनों की कटाई को रोकने के बारे में है, ये गलत है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शुरू किया गया था, गलत। यह औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने पर केंद्रित है, गलत। इसमें वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और कार्बन स्टॉक बढ़ाने की भूमिका शामिल है, बी है इसका आंसर। देखिए, रेड प्लस का जो दायरा है वो रेड REDD यानी केवल वनों की कटाई को रोकना से अधिक व्यापक है। इसमें वनों का संवर्धन और सतत प्रबंधन भी शामिल है, बी है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल का फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है संयुक्त कार्यान्वयन यानी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, और स्वच्छ विकास तंत्र ये भी है, उत्सर्जन व्यापार ये भी है, अनुकूलन कोष ये नहीं है, एडेप्टेशन फंड नहीं है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म का। अनुकूलन कोष एक वित्तीय तंत्र है, जबकि अन्य 3 फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है जो देशों को उत्सर्जन लक्ष्य पूरा करने के विकल्प देते हैं। दोहा संशोधन किससे संबंधित है? दोहा संशोधन संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि से, जो थी 2013 से लेकर 2020 तक। लेकिन अब ये तो समाप्त हो गई है अवधि, 2020 तो समाप्त हो गई है 5-6 साल पहले ही। तो अब ये इसके अंदर जो नॉर्म्स हैं वो किस में होंगे? वो पेरिस समझौते के तहत होंगे। देखिए, दोहा संशोधन यानी दोहा अमेंडमेंट मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के विस्तार से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा चरण की बात करें तो इस संशोधन को 8 दिसंबर 2012 को दोहा के कतर में, ठीक है, कतर के दोहा में आयोजित UNFCCC के सम्मेलन यानी COP18 में अपनाया गया था। इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को तय किया गया था, जो है 2013 से लेकर 2020। अब ये अवधि तो समाप्त हो गई है। तो वर्तमान में 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि समाप्त होने के बाद वैश्विक जलवायु कार्यवाहियों को पेरिस समझौते यानी पेरिस एग्रीमेंट के तहत संचालित किया जा रहा है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्म में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगला जो भाग है इसका भाग 3, इसमें विशिष्ट गैसें और उनके स्रोत से संबंधित प्रश्न होंगे। 21वां प्रश्न, धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो ये मीथेन निकलती है, CH4। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, धान के खेत, अवायवीय स्थिति और पशुओं की पाचन प्रक्रिया, मीथेन CH4 के स्रोत हैं ये। जुगाली करना बोलते हैं जो पशु चबाते रहते हैं ना अपना भोजन, तो मीथेन रिलीज होती है उस प्रक्रिया से। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस यह है वाटर वेपर, जलवाष्प। देखिए, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प यानी वाटर वेपर का योगदान सबसे अधिक है, लगभग 60 से 70% होता है। लेकिन मानव जनित अगर वार्मिंग में पूछ ले तो CO2 प्रमुख है। प्राकृतिक रूप से पूछे तभी ग्लोबल ये लगाना वाटर वेपर, जलवाष्प, वरना CO2 ही आंसर रहता है हमेशा। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O के बारे में असत्य कथन है। इसका मुख्य स्रोत कृषि उर्वरकों का उपयोग है। यह ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 265 से 298 गुना है, और यह वातावरण में 100 वर्ष से अधिक वर्षों तक रह सकती है। देखिए, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान नहीं पहुंचाती, ये तो हो ही नहीं सकता, यही गलती है, बी है आंसर इसका। N2O न केवल एक ग्रीन हाउस गैस है, बल्कि यह वर्तमान में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ भी बन गई है, तो गलत है दूसरा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट नहीं करते हैं। किगाली संशोधन का उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उद्देश्य को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अतिरिक्त विकल्प के रूप में लाया गया था ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जब ये लाया गया तो पता चला कि ये तो एक ग्रीन हाउस गैस है, इससे तो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ओजोन परत को नहीं पहुंचाती नुकसान, लेकिन इससे जलवायु परिवर्तन तो होगा। ये ग्रीन हाउस गैस तो है, दोनों के दोनों सही हैं फिलहाल। देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCS को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में लाया गया था, लेकिन ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन बाद में पाया गया कि ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, और किगाली संशोधन आया इसके बाद। किगाली संशोधन का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना। तो फिलहाल दोनों सही हो जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान सांद्रता लगभग कितनी है? देखिए कई बुक्स में 420 ppm है, कुछ आंकड़े 430 ppm है, तो 420 से तो ऊपर ही है, 420 से 430 के बीच में है, तो सी उत्तर हो जाएगा इसका, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। पूर्व औद्योगिक काल में यह 280 ppm थी बस, जो अब बढ़कर लगभग 415 से 420 या 415 से 430 तक पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm हो गई है, और ये बढ़ती ही जाएगी आने वाले वर्षों में, अगर चरणबद्ध तरीके से रोका नहीं गया तो इसको। 26वां प्रश्न है, मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में एंतरिक फर्मेंटेशन क्या है? मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में एंतरिक फर्मेंटेशन क्या है? चावल की खेती की एक विधि है क्या? कचरे के ढेर का प्रबंधन करना है क्या? कोयला खाद्यान्नों से गैस का निकलना, या पशुओं की पाचन क्रिया जिससे गैस उत्पन्न होती है? ये वही है जो जुगाली करते हैं ना, पशु जो चबाते रहते हैं भोजन को, अपना चारे को, तो उसको एंटरिक फर्मेंटेशन। तो उससे क्या है? पशुओं की पाचन क्रिया जिससे गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? CH4, मीथेन, बी है इसका आंसर। देखिए जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन के किडवन को इंग्लिश में बोलते हैं, फर्मेंटेशन से क्या बनती है? मीथेन बनती है, CH4। 27वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों को उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए 100 वर्षों का आंकड़े के। तो बढ़ता क्रम यानी जो जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड का है सबसे अधिक, तो चौथा सबसे लास्ट में है। सबसे कम है CO2 का, 1 है उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है। और CO2 के बाद आ जाएगा मीथेन का, मीथेन के बाद आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का, तो 3 1 2 4 बन जाएगा, ए है इसका आंसर। सबसे पहले CO2 का 1 है, मीथेन का 28 है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 265, और सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड का कितना है? 23,500। ये नंबर याद रखना। सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा है। 100 वर्षों की अवधि में इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 23,500 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली अत्यंत शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, SF6। 28वें नंबर का प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण ओशियन एसिडिफिकेशन का सबसे बुरा प्रभाव किस जीव पर पड़ता है? सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है जो कोरल घोंगे होते हैं, यानी कैल्सिफाइंग जीव, सी है इसका आंसर। देखिए अम्लीकरण से जो है कार्बोनेट आयनों की कमी हो जाती है, जिससे कोरल और सीप वाले जीवों को अपने कवच बनाने में कठिनाई होती है। किलिंग कर्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? किलिंग कर्व प्रतिनिधित्व करता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का समय के साथ ग्राफ, बी है इसका आंसर। देखिए चार्ल्स डेविड किलिंग द्वारा शुरू किया गया यह कर्व मोना लोआ वेधशाला में CO2 के निरंतर मापन को दर्शाता है। ब्लैक कार्बन के बारे में गलत स्टेटमेंट, यह बायोमास और जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से बनता है। यह हवा में महीनों तक बना रहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, और यह हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का एक प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन परत जम जाती है
ग्लेशियर कैसे होते हैं वाइट, तो वाइट होते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका एल्बिडो अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लेकिन कार्बन काले काले ऊपर से परत जम जाएगी तो एब्जॉर्ब करेंगे सूर्य की रोशनी को और जल्दी पिघलेंगे, तो एल्बिडो घट गया उनका। ठीक है, हवा में ये कुछ दिनों तक ही रहता है, हवा में महीनों तक नहीं रहता है, यही गलत है। ए सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए ब्लैक कार्बन एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो वातावरण में केवल कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक ही रहता है, महीनों तक नहीं। अगले जो प्रश्न चलेंगे वो मिश्रित विश्लेषणात्मक प्रश्न चलेंगे। 31वां प्रश्न है, क्लाइमेट सेंसिटिविटी का अर्थ है क्या? क्लाइमेट सेंसिटिविटी का अर्थ है CO2 की सांद्रता दोगुनी होने पर वैश्विक तापमान में होने वाली अनुमानित वृद्धि। ठीक है, ये है कार्बन सेंसिटिविटी। देखिए यह एक मानक माप है कार्बन सेंसिटिविटी, जो बताता है कि यदि हम CO2 को दुगना कर दें तो संतुलन तापमान कितना बढ़ेगा। आमतौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। 32वें नंबर का प्रश्न है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 का मुख्य फोकस क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ, स्वैच्छिक सहयोग और कार्बन बाजार तंत्र, और वनों का प्रबंधन। डी। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 का जो मुख्य फोकस है वो है स्वैच्छिक सहयोग और कार्बन बाजार तंत्र। अनुच्छेद 6 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रूपरेखा तैयार करता है जहां देश अपने उत्सर्जन कटौती क्रेडिट का व्यापार कर सकते हैं। 33वें नंबर का प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा जियो इंजीनियरिंग का उदाहरण है? समताप मंडल में एरोसोल का छिड़काव, और दूसरा है महासागर में लोहे का निषेचन यानी आयरन फर्टिलाइजेशन ताकि कार्बन अवशोषण बढ़े। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और आयरन फर्टिलाइजेशन। जियो इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल, ये दोनों के दोनों जियो इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल हैं। सी है इसका आंसर। देखिए जियो इंजीनियरिंग या भू अभियांत्रिकी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला जानबूझकर किया गया हस्तक्षेप है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, सौर विकिरण प्रबंधन और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन। नेट जीरो उत्सर्जन का अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है नेट जीरो का? देखिए नेट जीरो उत्सर्जन का ये अर्थ नहीं है कि देश में बिल्कुल शून्य उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन को पूरी तरह से बंद होना ये भी नहीं है, केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग गलत, उत्सर्जन और वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने के बीच संतुलन। सी है इसका आंसर। तो नेट जीरो का मतलब यह नहीं है कि उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, बल्कि यह है कि जितना उत्सर्जन होगा उतना ही सिंक द्वारा सोख लिया जाएगा, यानी वनीकरण और टेक्निक के द्वारा। अब टेक्निक ऐसी हैं वर्तमान में पृथ्वी पर विभिन्न देशों के पास कि वो खुद कार्बन एमिशन कर रही हैं। ठीक है, और वनीकरण, वनों को तो काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। ठीक है, औद्योगिकरण किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, और वनीकरण के नाम पर 4 गमले रख दिए हैं, तो उससे नहीं होगा। जो बट वृक्ष हैं, वन हैं, उसको कटने से रोकना ही होगा। 35वें नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में हॉट एयर शब्द का अर्थ क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में हॉट एयर शब्द का अर्थ है पूर्व सोवियत देशों के पास उपलब्ध अतिरिक्त उत्सर्जन कोटा। बी है इसका आंसर। देखिए 1990 के आधार वर्ष की तुलना में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप का उत्सर्जन बहुत गिर गया था, जिससे उनके पास पालतू क्रेडिट बच गए थे, जिसे हॉट एयर कहा गया। 36वें नंबर का प्रश्न है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबसे पहले किस शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? रियो अर्थ समिट 1992।
रियो अर्थ समिट 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC के गठन के समय से अपनाया गया था। इसे किसे? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, CBDR को। नंबर 37 पर आ जाइए। भारत के NDC यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लक्ष्यों के संदर्भ में क्या सत्य है? 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, ये भारत के अपडेटेड 2022 NDC लक्ष्य हैं। भारत ने 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फोरम किन देशों का समूह है? केवल यूरोपीय देश, केवल तेल निर्यातक देश, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश, जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश। बी है इसका आंसर। देखिए, यह उन देशों का समूह है जो ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों जैसे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक खतरे में हैं। 39वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक लाभ है? प्राकृतिक लाभ। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्राकृतिक लाभ ये है कि अगर ये ना हो ना तो पृथ्वी इतनी जम जाएगी, पृथ्वी पर इतना ठंडा हो जाएगा, तापमान की जीवन की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो पृथ्वी के औसत तापमान को -18 डिग्री सेल्सियस के बजाय +15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाए, ये इसका प्राकृतिक लाभ है। यदि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता तो पृथ्वी जम जाती और जीवन संभव नहीं होता। समस्या बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव से है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव तो हमको चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से चाहिए। मानव ने जो कार्बन एमिशन करके बढ़ा दिया है, CO2 बढ़ा दी है, वो नहीं चाहिए, उससे भी पृथ्वी खतरे में है। 40वें नंबर का प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल में के बीच में एक मुख्य अंतर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन परत के लिए है और क्योटो प्रोटोकॉल है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो पहले ही वाला सही है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को नियंत्रित करता है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है। उच्च स्तरीय विश्लेषण 5वां भाग, एक बार और फिर से। सल्फेट एरोसोल 41वें नंबर का प्रश्न का ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? सल्फेट एरोसोल गर्मी को सोखते हैं, वार्मिंग को बढ़ाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और अस्थायी शीतलन प्रभाव पैदा करते हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, सल्फेट एरोसोल सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, जिससे वातावरण ठंडा होता है। ज्वालामुखी फटने के बाद अक्सर यही होता है। 42वें नंबर का प्रश्न है, पेरिस समझौते के तहत रेचेट मैकेनिज्म क्या है? रेचेट मैकेनिज्म है प्रत्येक 5 वर्ष में देशों को पहले से अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत करने की अनिवार्यता। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अच्छा, ये एक ऐसा प्रश्न है, इतने MCQ की प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने इसे पढ़ा होगा ना, पढ़ते पढ़ते भी लगा दोगे कि इसका आंसर बी है, क्योंकि स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन कर रहा है और इन तीनों की तुलना में बड़ा भी है स्टेटमेंट, तो प्रबल संभावना है कि ये सही हो जाएगा। देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि यह सुनिश्चित करता है कि समय के साथ देश अपने जलवायु लक्ष्यों को सख्त बनाएंगे, कभी भी पिछले लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेंगे। 43वें नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? ये तो पता ही होगा आपको, ज्योग्राफी में पढ़ाई दिया मैंने। समुद्र के तापमान में वृद्धि, जिससे कोरल अपने भीतर रहने वाले जो जूजेंथेली शैवाल हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं वो। डी है इसका आंसर। तनाव यानी गर्मी के कारण कोरल शैवाल का सहजीवी संबंध टूट जाता है, जिससे कोरल सफ़ेद पड़ जाते हैं और अंततः मर जाते हैं। नंबर 44 पर आ जाइए। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया है?
ये किया गया है यूरोपीय संघ द्वारा। देखिए, यह यूरोपीय संघ की एक नीति है जिसके तहत उन देशों से आने वाले कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा जहां जलवायु नियम सख्त नहीं हैं। 45वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन यहाँ पर, मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम है। प्रति टन आधार पर मीथेन CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली वार्मिंग उत्पन्न करती है। मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम है। ठीक है, वायुमंडलीय जीवन काल तो कम है। प्रति टन आधार पर मीथेन जो है वो CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली वार्मिंग उत्पन्न करती है। दूसरा वाला भी सही है, पहला भी ठीक है। देखिए, मीथेन लगभग 12 साल रहती है जबकि CO2 सदियों रह सकती है, तो पहला वाला सही हो गया। लेकिन कम समय रहने के बावजूद ये जो मीथेन है CH4 है वो गर्मी रोकने में बहुत अधिक प्रभावी है। 46वें नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान। कनाडा था। 2011 में आधिकारिक तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल से हट गया था ये। क्यों हट गया था? क्योंकि नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा होगा, जुर्माना लग जाता है इस पर नहीं हटता तो। 47वें नंबर का प्रश्न है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये पहल है UNFCCC सचिवालय की। बी है इसका आंसर, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ UNFCCC द्वारा संगठनों और व्यक्तियों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को मापने, कम करने और ऑफसेट करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। 48वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट मीथेन भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ब्लैक कार्बन भी है, ओजोन भी है। सारे के सारे तो हैं, ये सारे के सारे SLCP हैं, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। और प्रबल संभावना है कि उपरोक्त सभी डी में ना होकर किसी और विकल्प में है, ए में, बी में, सी में। ठीक है, तो सी में है तो ये सही हो जाएगा। ये सभी वातावरण में CO2 की तुलना में बहुत कम समय तक रहते हैं, लेकिन वार्मिंग पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 2 है वो क्या परिभाषित करता है? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने का दीर्घकालिक लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पेरिस समझौते का जो अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल 2 है, इस समझौते के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों को परिभाषित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। 49 हो गए और अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो टिपिंग पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो टिपिंग पॉइंट वो है जो इस समय बिल्कुल चल रहा है या बस 1 और 2 साल और हैं, इसके बीच में दुनिया भर के देश मिलकर एक प्रतिबद्धता कर लें। ठीक है, वरना क्या होगा, इर्रिवर्सिबल हो जाएगा सब कुछ नहीं रुकेगा। वह सीमा जिसके बाद जलवायु परिवर्तन में अपरिवर्तनीय और विनाशकारी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं वो ही है टिपिंग पॉइंट। ए है इसका आंसर। यहाँ है अर्थ। ठीक है, इधर लुढ़क गई, इधर लुढ़क गई, ऊपर लाना मुश्किल है। देखिए, टिपिंग पॉइंट एक ऐसा क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड है जिसे पार करने के बाद हम स्थिति को वापस नहीं सुधार सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अमेज़न वर्षा वनों का सूखना और ग्रीनलैंड की बर्फ़ का पूरी तरह से पिघलना। ठीक है, अमेज़न के वर्षा वन सूख जाएं या कट जाएं या हट जाएं, एक ही बात है। और आसान भाषा में समझे तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो टिपिंग पॉइंट है वह नाजुक सीमा है जिसके पार होने पर किसी प्राकृतिक प्रणाली में अचानक तीव्र और अपरिवर्तनीय यानी इर्रिवर्सिबल बदलाव आते हैं। यह एक बार
यह बिंदु पार यदि हो गया, उसके बाद तापमान कम भी हो जाए तो पर्यावरण अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लौट सकता। तो यह है टिपिंग पॉइंट। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो टिपिंग पॉइंट है यही है, और 1-2 साल का ही समय है केवल। जिस तरह से धड़ल्ले से कार्बन एमिशन हो रहा है दुनिया भर में, कठोर, ठीक है, कठोर रणनीति बनाने की आवश्यकता है दुनिया के सभी देश मिलकर। तो ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, कवर हो गया है पूरा एनवायरनमेंट इकोलॉजी। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्म में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। धन्यवाद। ये सीरीज़ भले यूपी PCS के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोअर PCS यूपी के लिए, या उत्तराखंड PCS हो गया, या BPSC आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।